हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप पेन और पेपर को साथ रख लें और इस वीडियो को देखने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप पार्ट 11 जरूर देखें, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 11 का वीडियो जरूर देखें और तब आप इस वीडियो को देखें। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था। डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है इसको सिखाया था। आज मैं वहीं से आगे बढ़ रहा हूं और आज हम लोग डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट निरक्षीय बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसको देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हेडिंग है, आप लोग नोट कर लें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। हिंदी में, द्विध्रुव के निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको नोट कर ले आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आप लोग तो जानते हैं। डाइपोल के विषय में मैं पूछूं क्या होता है, आप क्या बताओगे? डाइपोल सर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का सिस्टम होता है जिसमें चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो आइए हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। डाइपोल एक हम लोग लेते हैं, ये मेरा डाइपोल है। ए बी डाइपोल है। डाइपोल के ए पर हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज रखा, बी पर पॉजिटिव चार्ज रखा और इसका लेंथ कितना लिया डाइपोल का? 2 है। यही होता है ना डाइपोल, तो यही बताया गया था ना। डाइपोल क्या होता है? इक्वल और अपोजिट चार्जेस का सिस्टम होता है जिसमें चार्जेस के बीच डिस्टेंस बहुत कम होता है। डाइपोल का सेंटर O और इक्वेटोरियल जो लाइन होता है, निरक्षीय जो रेखा होता है, वह डाइपोल के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसी लाइन को बोला जाता है। ये डाइपोल के परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ले रहे हैं और इसी लाइन को, ये जो आप डॉट लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल या निरक्षीय रेखा। डाइपोल के सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P है और इसी पॉइंट P पर हम लोग को आज क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर से हम लोग बात को समझ लें। एक डाइपोल है ए बी, डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर एक पॉइंट लिया हमने P और P और O को जो मिलाने वाला लाइन है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं या निरक्षीय रेखा बोलते हैं। और इस लाइन के पॉइंट P पर हम लोग को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। प्रॉब्लम समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट आप लोग जानते हैं, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर P होता है जो Q इंटू 2L के बराबर होता है। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? इसका डायरेक्शन आपको बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा निगेटिव से कहाँ की तरफ होती है? पॉजिटिव की तरफ होती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन हमेशा कहां से, किस चार्ज से? निगेटिव चार्ज से कहां की ओर होता है? पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। अब आइए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे कितने चार्जेस होते हैं डाइपोल पे? 2 चार्जेस। इन 2 चार्जेस के कारण पॉइंट P पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर उन इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको क्या कर देना होगा? वेक्टर सम कर देना होगा। वही आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है B पर जो प्लस Q है उसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए, वो कहाँ की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ होगा। और बाहर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि B पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कितना ले लेते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग E1 लेते हैं। तो E1 कैसे निकलेगा? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू KQ/R² होता है। R क्या होता है? चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है जहां पे हमको क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग। तो चार्ज यहां है, पॉइंट यहां है, तो डिस्टेंस कितना? BP। तो BP जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग E1 को नहीं निकाल पाएंगे। तो BP कितना होगा? तो BP, अच्छा, O से लेके P, OP कितना? R स्मॉल r।
और पूरा डायपोल का लेंथ कितना 2l, तो ये पार्ट कितना, तो ये पार्ट l, थोड़ा बोर्ड छोटा है, आप ध्यान से देख लीजिए, ओ भी कितना l, और फिर AO कितना, तो ये भी हमारा l। बट सेंटर जो है डायपोल को से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा देखो तो यहां से आप बीपी निकाल सकते हो, पाइथागोरस लगा करके, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बीपी कितना हो जाएगा, तो बीपी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, करंट का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, ये तो आपका बीपी निकल गया, एपी में पूछूं एपी कितना होगा, एपी तो भाई दोनों का बेस कॉमन एल एल, परपेंडिकुलर कॉमन, तो यहां से एपी जब स्क्वायर आप निकालिएगा, एपी स्क्वायर, तो वो भी कितना मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि जब निगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो आपको कितना डिस्टेंस मिलेगा, तो एपी, तो एपी हम लोग निकाल लिए, एपी स्क्वायर कैसे, एपी का स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एपी का स्क्वायर, तो एपी का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल लिए, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आसानी से निकाल लिए। तो इस तरह से आपने बीपी निकाल लिया और एपी निकाल लिया। अब हम लोग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, E2 किसके लिए, निगेटिव चार्ज के लिए, E1 धनावेश के लिए, E2 ऋणावेश के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, हिंदी में क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो E1 इक्वल टू के, आज हम लोग रख ले, चार्ज कितना Q, और डिस्टेंस कितना BP का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर R का स्क्वायर क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो BP स्क्वायर कितना मिल रहा है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डायरेक्शन कहां से कहां, तो आप कहेंगे सर डायरेक्शन चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट P है, तो कहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ, तो फ्रॉम B टू P। अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, निगेटिव के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज, तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E2, यहाँ पे हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड Q Q, और डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो सेम AP स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये जो है इसका डायरेक्शन कहाँ, अब देख लो ये कैसा, ए पर कैसा चार्ज रखा आपने, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की होता है, अंदर की हो, तो फ्रॉम कहां से कहां, P टू A। आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दो, एक किसके कारण, प्लस के कारण, एक दूसरा किसके कारण, माइनस के कारण, प्लस के कारण कितना E1 और माइनस के कारण कितना E2। अब यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से इस चीज को निकाल सकते थे। यहां एक बात आता आपको कि डिस्टेंस कैसे निकालते, तो आप लोग इतना तो कॉमन बात है कि भाई डिस्टेंस बीपी हम कैसे निकालते, तो आपको परपेंडिकुलर पता था, बेस पता था, तो आप आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बीपी निकाल सकते थे या फिर एपी निकाल सकते थे। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। आप यहाँ नोट कीजिएगा इसमें कि जितना E1 है उतना ही E2 है, और इस सबको हम कितना के बराबर मान ले, E के बराबर। देख लीजिए के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो जितना E1 है उतना ही E2 है। मैंने यहाँ बराबर कर लिया, दोनों को किसके बराबर मान लिया, E के बराबर। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ रही और इसमें यहां पर मैं कंपोनेंट वेक्टर्स का यूज करूंगा, सदिश के घटक का यूज करूंगा, और आप बहुत ध्यान से यहां देखिए। अगर आप नहीं ध्यान देते हैं, यदि आपको कंपोनेंट वेक्टर्स आता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देख लीजिए ये E1 है और ये आपका क्या है, E2 है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस कंपोनेंट वेक्टर को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसको समझिएगा। ये पॉइंट P है, ये वाला। अब ये देखिए, ये आपका E1 है
और ये आपका E2 है। आप उस फिगर को देखिए, E2 आप देख लीजिए, ये E2 अंदर की तरफ, ये E2, ये E1 बाहर की तरफ और ये E1 बाहर की तरफ। अब देख लो इस दोनों को, E1 यहाँ पे दोनों E1 को देख लो और दोनों E2 का आप देख लो, ये एंगल कितना बन रहा है, तो ये एंगल यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे थीटा बनेगा, ये थीटा, और ये भी कितना बन रहा है, थीटा। आप ऐसे खींच के देख लीजिए ना, ये एंगल और ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा थीटा बन रहा है। अब सेकेंड फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ये एंगल आप समझ ले, फिर से मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ये एंगल कितना हो गया, थीटा, तो आपका ये एंगल कितना हो गया, थीटा, फिर ये थीटा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना बन गया, थीटा। तो इस तरह से आप जानते हैं कि जहां थीटा बनता है वहां कॉम्पोनेंट टूटता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, हम लोग को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब एक बात बताओ, E1 क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है? आप इसको आप कहते हैं कि सर ये x डैश y डैश इस टाइप से आप तो, मैं पूछूं E1 क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है? आप कहोगे नहीं सर, E1 तो x डैश और y के बीच है। आप लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं क्वाड्रेंट से, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। मैं पूछूं कि इसका किसी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर इफेक्ट कितना है? भाई E1 का किसी एक दिशा में प्रभाव कितना है? इसी के लिए तो हम लोग उसका कंपोनेंट तोड़ते हैं और देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में कितना प्रभाव है। तो जहां एंगल रहता है वहां पे आप क्या तोड़ते थे, कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो आप यहाँ पे E1, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, E1 का जब ये कंपोनेंट तोड़िएगा x डैश में, तो क्या मिलेगा, E1 cos थीटा। फिगर को ध्यान दीजिएगा, हमने E1 का पहले कंपोनेंट तोड़ा और एक E1 का दूसरा कंपोनेंट तोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, E1 sin थीटा। भाई E1 का कंपोनेंट टूट गया, कौन कौन सा, E1 cos थीटा x डैश के लॉन्ग और E1 sin थीटा किसके लॉन्ग, y के लॉन्ग। अब जब जिस तरह से आपने E1 तोड़ा है उसी प्रकार से आप E2 को तोड़ लो, तो E2 कहां चलेगा, ऊपर की तरफ x डैश की तरफ। भाई इसको कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक डायरेक्शन कहां पे, x डैश, और दूसरा डायरेक्शन कहां पे, y डैश। तो आप यहां पे तोड़े E2 cos थीटा, ये किसका टूट गया कंपोनेंट, E2 का। बोर्ड छोटा है थोड़ा, आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए आपने यहाँ पे किसका कंपोनेंट तोड़ा है, आपने यहाँ पे E2 का कंपोनेंट तोड़ा है। तो E2 का दूसरा कंपोनेंट कहाँ टूटेगा, E2 का दूसरा कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर E2 आप देख लो, E2 ऐसे, E2 cos थीटा ऊपर गया और जब नीचे तोड़ोगे तो ये कहाँ पे आएगा, y डैश में आएगा। तो यहाँ से मिला हमको E2 sin थीटा। फिगर फिर से समझा दूं, ये E1 था, E2 था, E1 का डायरेक्शन y x डैश के बीच, E2 का डायरेक्शन x डैश और y डैश के बीच। तो हम लोगों ने इस E1 को दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक x डैश दूसरा y। x डैश में कितना मिला, E1 cos थीटा, y में कितना मिला, E1 sin थीटा। उसी प्रकार से आपने E2 का कंपोनेंट तोड़ा, x डैश में E2 cos थीटा, y डैश में E2 sin थीटा। अब इस फिगर से अगर हम बात करें फ्रॉम फिगर 2, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। भाई आपने E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या देखा, सेम देखा। और डायरेक्शन E1 sin थीटा, E2 sin थीटा का क्या है, अपोजिट है। एक देखियो आप y पॉजिटिव में और दूसरा क्या है, y डैश, y निगेटिव में। तो जितना E1 sin थीटा ऊपर है उतना ही अपोजिट में E2 sin थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 5 न्यूटन का फोर्स आप ईस्ट साइड लगाओ, पूरब साइड, और फिर 5 न्यूटन का फोर्स आप वेस्ट साइड लगाओ, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। भाई इस चीज को समझा जाए यहाँ पे कि ये मैंने जीरो कैसे किया, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा इक्वल और क्या है, अपोजिट है। इसी पॉइंट पर यहाँ पर 5 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे साइड भी 5 न्यूटन पर कूलम का है। तो नेट क्या होगा, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 जब जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे ई नेट क्या मिलेगा, ई नेट आपको जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से E1 sin थीटा, E2 sin थीटा का रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो, कैंसिल आउट। और यहाँ पे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम लोग का रिजल्ट कितना निकलेगा, P पॉइंट पर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा का सम। यही तो आपका रिजल्ट होगा। तो जब आप इसको लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल, जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहां देख रहे हैं, इक्वेटोरियल पे। हिंदी में क्या लिख देंगे, निरक्ष पे। तो ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2
cos थीटा। sin थीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट होने के कारण क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ E1 E2 दोनों बराबर है, तो E इक्वेटोरियल आप यहाँ लिख दो E cos थीटा प्लस E cos थीटा। भाई ऐसा क्यों लिख दिए? क्योंकि मैंने बताया E1 किसके बराबर है? E2 के बराबर। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं, कितना हो जाएगा? 2E cos थीटा। टू E का वैल्यू कितना आया हुआ है? K Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और बगल में क्या है? cos थीटा। बस कुछ नहीं करना है, आप तो ट्रायंगल AOP या OBP में cos थीटा का वैल्यू निकालो, पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बिठाऊं मैं? चलिए, E इक्विटोरियल 2KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा कितना है बॉक्स में मैं लिखना चाह रहा था। cos थीटा कितना, यहां पे ध्यान दीजिए, cos थीटा कितना? तो cos थीटा किसी भी ट्रायंगल से आप ले सकते हैं, फ्रॉम ये दोनों ट्रायंगल से किसी से हम लोग AOP से ले लेते हैं, ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल AOP हम लोग को cos थीटा चाहिए। cos थीटा बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है? हाइपोटेनस, सॉरी cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस b बाई h। b हमारा कितना है? L, और h हमारा कितना है? AP। यही तो है, आप इस ट्रायंगल को देख लें। AP कितना? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP स्क्वायर कितना मिला था आपको याद है? फिगर में आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिला था। तो AP बराबर कितना हो जाएगा? तो AP बराबर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना? L, और हाइपोटेनस कितना? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से आप cos थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, रूट अंडर R स्क्वायर L बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये cos थीटा का आपने वैल्यू पुट किया। क्लियर है? cos थीटा आसानी से निकाल सकते हैं आप, इसमें भी और इसमें भी। क्या रहेगा? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना? L, हाइपोटेनस कितना हो रहा है? आधार बाई कर्ण, आधार कितना? L, और कर्ण कितना हो रहा है? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था, हमें कर्ण चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, तो जानते हैं स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट के रूप में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए, E 2KQL R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या मैं इसको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूं? आप लोग जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, E इक्विटोरियल, बस इसको सॉल्व करना है। K बाहर मैंने लिख दिया, Q इंटू 2L बाई यहां से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, सभी स्टूडेंट्स लोग, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर यहाँ पे कितना? 1, और यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर कितना? 1/2। बेस सेम, आप इन दोनों को 1 में x मान लीजिए, तो x की पावर 1 प्लस x की पावर 1/2, x की पावर 1 प्लस x की पावर 1/2। मैं मान रहा हूं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को x, तो बेस सेम है, दोनों जगह तो बेस सेम है ना, तो पावर क्या करोगे? जोड़ोगे, तो 1 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? 3/2। तो यहां से कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। यही तो होगा। आप जानते हैं ना, मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है, बेस सेम रहता तो प्रोडक्ट में पावर को क्या करते? जोड़ते थे। यहाँ इन दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो पावर को जोड़ दिए, तो 1 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 3/2। क्लियर है? कोई परेशानी? E इक्विटोरियल। अच्छा एक बात मुझे बता दीजिए, यहाँ पे Q इंटू 2L आपको क्या बताया गया है? डाइपोल मोमेंट P, Q इंटू 2L क्या होता है? P डाइपोल मोमेंट। तो यहां से आप क्या लिखेगा? E इक्विटोरियल में, E इक्विटोरियल, E निरक्षीय हिंदी में, नहीं तो कुछ सारे होंगे सर इंग्लिश बोलते हैं। E निरक्षीय क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग निरक्षीय, E निरक्षीय लिख लीजिएगा। तो E इक्विटोरियल कितना हो जाएगा? Q इंटू 2L, P K P
बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है? यहां तक नोट कर लें आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिगर को आप, मैं नहीं मिटा रहा हूं, फिगर देख लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा आप लोग का। मिटाऊं आगे यहां से? थोड़ा परेशानी तो है, बोर्ड छोटा है, क्या करें। तो फाइनली जब आप k का वैल्यू पुट करते हैं, k इक्वल टू क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो आपका आएगा E इक्वेटोरियल इक्वल टू कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट p क्या होता है डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ये E वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने अभी तक केवल मैग्नीट्यूड की बात की, डायरेक्शन की बात तो की नहीं। तो E1 और E2 cos थीटा किसके तरफ? E1 और E2 cos थीटा x डैश के तरफ। x डैश कहने का मतलब क्या है? आप इस फिगर को देखो, E1 और E2 cos थीटा का जब सम करेंगे जो आया E इक्वेटोरियल, तो E इक्वेटोरियल का डायरेक्शन कहाँ? x डैश। और डाइपोल मोमेंट कहाँ? निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी x की तरफ। ध्यान देंगे, यहां पे मैं डायरेक्शन की चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिए इसको। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन शुरू से मैंने बताया, कहां से कहां? निगेटिव से पॉजिटिव। और x डैश कहां पे है? ये पॉजिटिव, आप देख लीजिए यहां पॉजिटिव से निगेटिव, इस एरो को आप देख लीजिए, इस एरो को। ये E1 E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा का सम, दोनों का सम किसके तरफ? x डैश के तरफ। अब x डैश आप देख लो कहां से कहां है? पॉजिटिव से निगेटिव है। यानी कि जो E इक्वेटोरियल है, इसका यह है कि E निरक्षीय की जो दिशा होगी वो डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल मूवमेंट निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और E निरक्षीय E इक्वेटोरियल का जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां है? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज। आप देखो तो B2A, आप इसको देखो ना, ये कहां से कहां है? इस एरो को देखो ना, वो B से A की तरफ है। इस एरो को आप देखो ना, कहां से कहां है? B से A की तरफ है ना। तो इसीलिए ये हमेशा कहां रहेगा? डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। तो जब आप इसको, ये आपका एक रिजल्ट आ गया, जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं डायरेक्शन के, तो अपोजिट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? माइनस। इसको मिटाऊं मैं? हो गया? कुछ नहीं करना। अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में E इक्वेटोरियल आप एरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? -1/4 एप्सिलॉन नॉट P R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर है? माइनस क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन P के डायरेक्शन के कहां होगा? अपोजिट होगा। क्लियर है? अब एक हम लोग यहाँ पे केस देखते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, आप लोग इसके पहले भी देखे थे, ये वेक्टर फॉर्म में है। माइनस क्यों लगा? क्योंकि E का जो डायरेक्शन होगा इक्वेटोरियल का, E निरक्षीय का जो दिशा होगा वो P के कहां होगा? अपोजिट होगा। इसीलिए हमने क्या लगा दिया? माइनस। फॉर शॉर्ट डाइपोल, जब शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर। सेंटर से जो पॉइंट P है वो बहुत अधिक दूर पे है, इसीलिए R स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया किसकी तुलना में? L स्क्वायर की तुलना में। अगर हम बहुत दूर बात करें, यहाँ पे बात नहीं करें, हम सेंटर से थोड़ा सा, डाइपोल के सेंटर से थोड़ा दूर चले जाए, इसका मतलब है कि R स्क्वायर हमारा क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। और डाइपोल छोटा है, मतलब लेंथ क्या हो गया डाइपोल का? कम हो गया। तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर क्या है? बहुत छोटा है। R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत छोटा है। तो ऐसी स्थिति में जब आप कोई बहुत बड़ी राशि के साथ बहुत छोटी राशि जोड़ोगे या घटाओगे तो रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप समुद्र में एक मग पानी डाल भी दीजिएगा तो टोटल जो पानी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसमें से एक मग पानी निकाल लीजिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे R स्क्वायर बहुत बड़ा है L स्क्वायर की तुलना में, तो आप R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान के छोड़ सकते हैं। तो अब आपका क्या मिला? मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड यहाँ डायरेक्शन था इसलिए मैंने माइनस लगाया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगा आप लोगों को यहाँ से? P बाई, इसको छोड़ दीजिए तो R स्क्वायर की पावर 3/2, यहां से ये कट गया,
स्क्वायर से, ये स्क्वायर से 3/2 का ये 2 कट गया। अब क्या मिला हम लोग को, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ मैं रिजल्ट लिख दूँ, स्टेप आप ध्यान देंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है, टॉपिक बड़ा है। तो ई इक्वेटोरियल आपका मिला P/4 एप्सिलॉन नॉट P इंटू 1/r³ ना ये, और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P। P क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव के विपरीत दिशा में। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये शॉर्ट डाइपोल के लिए, और ये हम लोग का डाइपोल जब केवल पूछेगा, अगर क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट डाइपोल पूछा तो, और अगर डाइपोल पूछा तो केवल डाइपोल के लिए आप ये लगा दीजिए। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। इस तरह से आपने एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, नॉन एक्सियल पॉइंट पर निकाला। आइए हम लोग दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं कि ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल के बीच में क्या रिलेशन आता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। Relation between E axial and E equatorial for same distance। ई एक्सियल कितना था, 2P/4 एप्सिलॉन नॉट r³, along वेक्टर P। और ई इक्वेटोरियल कितना आया है, P/4 एप्सिलॉन नॉट r³ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ P। भाई P के अनुदिश, P क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण, और यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। हिंदी में नोट करते चलेंगे, द्विध्रुव के विपरीत दिशा में। ये P along the axis और ये विपरीत दिशा में। अब दोनों के बीच रिलेशन निकाल दीजिए। तो E एक्सियल डिवाइड कर दीजिए, E एक्सियल बाय E इक्वेटोरियल। यहाँ से P से P खत्म हो गया, 4 एप्सिलॉन नॉट r³ से 4 एप्सिलॉन नॉट r³ खत्म हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा, ये तो बचा, और नीचे क्या है, 1, 2:1। E एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल। E अक्षीय जो होता है, निरक्षीय का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। E एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। हो गया। अब यहां से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपको दे दिया E एक्सियल। अच्छा एक बात यहाँ पे तब क्वेश्चन पे बात कर लेंगे, पहले यहाँ पे देखिए, एंगल यहाँ मिटाऊं मैं सब, एंगल बिटवीन E एक्सियल एंड E इक्वेटोरियल। भाई एंगल कितना हो जाएगा, तो आप देख लीजिए ना एक बार फिर से, इस फिगर को देख लीजिए, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, ये लेंथ डाइपोल का 2l, और ये वेक्टर P डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर जो था याद कीजिए ऐसे, यहाँ पे आया आपका क्या, E एक्सियल, यही तो था आप लोग का, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, E नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल तो आप देख लीजिए, तो E एक्सियल और E इक्वेटोरियल के बीच एंगल कितना, तो एंगल बिटवीन E एक्सियल एंड E इक्वेटोरियल बताइए तो कितना होगा,
ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है ना, कितना डिग्री? 180 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन कि एंगल कितना होगा ई इक्वेटोरियल और ई आपका एक्सियल के बीच का एंगल कितना होगा। तो एंगल बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 180 डिग्री। इस पॉइंट को भी नोट कर ले। ई अक्षीय और ई निरक्षीय के बीच जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री। इस फिगर से आपका क्लियर हो गया, आप देख लीजिए। ई एक्सियल पी के अलोंग था और ई इक्वेटोरियल पी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देख लीजिए इसको ढक करके, ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल के बीच एंगल कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो मैं क्वेश्चन पे था उस समय, ये पूरी बातें क्लियर कर लीजिए आप लोग। एक छोटा सा टॉपिक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए, छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के एग्जांपल आपको ई इक्वेटोरियल आपको देता है 15 न्यूटन पर कूलम और ई एक्सियल पूछता है ई एक्सियल इक्वल टू वाट। बहुत सिंपल है ना। ई एक्सियल क्या होता है? ई अक्षीय क्या होता है? निरक्षीय का 2 टाइम, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? ई इक्वेटोरियल कितना? 50। तो ई एक्सियल आपका कितना हो गया? ई एक्सियल आपका 100 न्यूटन पर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इक्वेटोरियल लाइन पर क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड देखा।